हेलो एवरीवन, दिस इज रिजवान अहमद, योर गाइड फॉर आईबीपीएस एसओ मेंस लॉ ऑफिसर एग्जाम। आज हम कंपनी लॉ का चैप्टर 3 करने जा रहे हैं। चैप्टर 3 में प्रोस्पेक्टस और सिक्योरिटीज के अलॉटमेंट की बात कर रही है। सिक्योरिटीज अलॉटमेंट क्या है? सिक्योरिटीज मींस यहाँ पे शेयर की बात कर रहे हैं, और शेयर्स कैसे अलॉट किए जाएंगे कंपनी में, या पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी किस तरीके से अपने शेयर अलॉट करेगी, किनको अलॉट करेगी, इसके बारे में यहाँ डिस्कस किया गया है। चैप्टर 3 में भी पार्ट 1 और पार्ट 2 दिया गया। पार्ट 1 में पब्लिक ऑफर की बात की गई है, और पार्ट 2 में हमारा जो प्राइवेट प्लेसमेंट है उसके बारे में बात की गई है। पहले हम पार्ट 1 देखते हैं, और उसमें सेक्शन नंबर 23 से स्टार्ट हुआ है। सेक्शन 23 क्या कहता है? पब्लिक ऑफर एंड प्राइवेट प्लेसमेंट। ठीक है, पब्लिक ऑफर की भी बात कर रहा है, प्राइवेट प्लेसमेंट की भी बात कर रहा है, लेकिन प्राइवेट प्लेसमेंट कैसे होगा वो हमको पार्ट 2 में बताया गया है। देखिए, इसमें क्या बताया गया, दो चीजें बताया गया कि पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी किस तरीके से अपने शेयर्स अलॉट करेगी। तो जैसे कि पब्लिक आप जानते हैं, तो पब्लिक अलॉटमेंट का ही मतलब है कि पब्लिक कंपनी पब्लिक को अपने अलॉटमेंट्स दे रही है। तो जब हम यहाँ देखेंगे, और वो भी थ्रू प्रोस्पेक्टस, हमेशा याद रखना कि शेयर्स जब भी आप अलॉट करेंगे, कंपनी अलॉट करेगी, वो थ्रू प्रोस्पेक्टस करेगी। ठीक है, तो पब्लिक प्रोस्पेक्टस टू पब्लिक थ्रू प्रोस्पेक्टस, जो भी पब्लिक को ऑफर देगी वो प्रोस्पेक्टस के थ्रू ही इशू करेगी। अब प्राइवेट प्लेसमेंट, क्या पब्लिक कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकती है? सर, ये तो पब्लिक कंपनी है, प्राइवेट प्राइवेट कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकती है? नहीं। तो ये चीज अलग है कि पब्लिक कंपनी को एक बेनिफिट ये दिया गया है कि वो प्राइवेट प्लेसमेंट भी कर सकती है, साथ साथ में पब्लिक ऑफर भी कर सकती है। लेकिन प्राइवेट प्लेसमेंट में थोड़े रेस्ट्रिक्शंस है, और अगर वो प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए, अगर आप वो रेस्ट्रिक्शंस को अ, अगर वो प्राइवेट प्लेसमेंट की जो कंडीशंस दी गई है, अगर आप कंडीशन फॉलो नहीं करेंगे तो उसको भी पब्लिक ऑफर की तरह ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, प्राइवेट प्लेसमेंट भी कर सकती है। प्लेसमेंट ये हमें दिया गया पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर, वो हम बाद में पढ़ेंगे। सेक्शन 23 क्लॉज से ये बोलता है राइट इशू और बोनस इशू। ठीक है, राइट इशू और बोनस इशू में क्या फर्क है? कि जब आप, सपोज ए पर्सन ने एक कंपनी XYZ कंपनी है, उसके 10 शेयर्स खरीदे। ठीक है, अब वो शेयर होल्डर बन गया। अभी XYZ कंपनी बोलती है कि हम अब 100 शेयर्स और इशू करना चाहते हैं। तो उसी में ए को कंपनी राइट दे देगी कि ठीक है, आप हमारे कुछ शेयर जो है आप इसमें से ले सकते हैं, फर्स्ट राइट। ठीक है, तो अगर ए चूज करता है कि मुझे इसमें से कुछ शेयर चाहिए तो वो शेयर ले सकता है। बट अगर ए चूज करता है कि मुझे शेयर्स नहीं चाहिए, तो वो नहीं भी यूज कर सकता, वो उसके ऊपर है, लेकिन उस पे उसका राइट इशू है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर बोनस इशू में क्या है कि यही उसमें से बोलते हैं कि 10 शेयर, या चलो 10 शेयर ले लेते हैं। 10 शेयर हम अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को देते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में ए है, तो ये ए को फ्री बोनस, मतलब फ्री, कोई भी उससे कंसिडरेशन नहीं लेगी और उसको अपने शेयर्स दे देंगे। तो यहाँ पे ए के पास 10 + 10 यानी 20 शेयर हो जाएंगे। उसमें से 10 जो है वो बोनस इशू किया गया है। ठीक है, प्राइवेट प्लेसमेंट, प्राइवेट कंपनी के में प्राइवेट प्लेसमेंट तो होगा। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है, प्राइवेट है तो प्राइवेट प्लेसमेंट है, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन या पब्लिक को शेयर नहीं कर, पब्लिक ऑफर नहीं कर सकते। ठीक है, प्राइवेट कंपनी में भी राइट इशू और बोनस इशू रहता है अपने मेंबर्स के लिए। कितने मेंबर्स रहते हैं? हमने देखा है कि 200 तक रह सकता है। उसमें एम्प्लॉयज कवर नहीं रहते, जो जिन्होंने छोड़ दिया है या जो एम्प्लॉयज है वो लोग मेंबर्स में काउंट नहीं होते हैं। पब्लिक ऑफर में दो कॉन्सेप्ट है, जैसे आईपीओ। ठीक है, आईपीओ क्या होता है? जैसे कोई भी पब्लिक कंपनी जब फर्स्ट टाइम इशू करती है, जैसे हमारा एग्जांपल में अब स्विगी ले लीजिए। स्विगी ने अभी क्या इशू किया? आईपीओ यूज किया, तो ये फर्स्ट टाइम शेयर अभी उसने दिए हैं। ठीक है, अगर फर्दर वो इशू करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं FPO, यानी कि फर्दर पब्लिक ऑफर। तो आप एक्सप्लेनेशन में अगर देखेंगे तो पब्लिक ऑफर इनिशियल पब्लिक ऑफर इंक्लूड करता है, एंड फर्दर पब्लिक ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज टू दी पब्लिक बाय अ कंपनी। ठीक है, तो ये एक चीज हो गया कि वो लोग मतलब वो IPO भी कर सकते हैं, FPO भी कर सकते हैं। और देखो, यहाँ पे मेंशन भी है थ्रू इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। अब सेक्शन 24 में क्या कह रहा है कि पावर ऑफ सेबी टू रेगुलेट इशू एंड ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज। सिर्फ यही पावर दी गई है, टू इशू एंड ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज, मतलब वो लोग रेगुलेट करेंगे नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड by listed company or those company which intend to give securities
लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। अब रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज भी हमारे कंट्री में स्टॉक एक्सचेंज भी बहुत सारे हैं, जिसमें से दो इंपॉर्टेंट जो पब्लिक ज्यादा अच्छे से जानती है वो एनएसई और बीएसई। ठीक है, तो इसमें वो इन्वेस्ट मतलब आपके जो भी शेयर्स हैं वो वहाँ उस मार्केट में लिस्ट होंगे, आप वहाँ देख सकते हैं। ये सारा जो भी मार्केट है रेगुलेट होगा, एडमिनिस्ट्रेटेड बाय सेबी। इससे अलग चीज जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें होंगी वो कंट्रोल होंगी बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली। आप एक्सप्लेनेशन भी पढ़ सकते हैं, एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि जो भी पावर है, all other matters relating to prospectus, return of allotment, redemption of preference shares, any other matters shall be exercised by central government, the tribunal or registrar। मीन सेबी के पास सिर्फ शेयर यानी सिक्योरिटी मार्केट से ही रिलेटेड पावर दी गई है। सेक्शन 25, सेक्शन 25 क्या करता है? सिक्योरिटीज फॉर सेल। इससे मिलता जुलता सेक्शन आपको मिलेगा सेक्शन 28 जो कहता है ऑफ सेल। अब फॉर सेल और ऑफ सेल में क्या डिफरेंस है कि जब भी आपकी कंपनी, कोई भी कंपनी अगर फर्स्ट टाइम इशू करती है या खुद से इशू करती है तो वो ऑफर फॉर सेल होगा। यहीं पे कोई दूसरा मेंबर जिसके पास बहुत सारे शेयर्स हैं वो अगर इशू करना चाहता है, वो अपने शेयर सेल करना चाहता है पब्लिक को इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, तो वो किस तरीके से करेगा? उसको हम कहते हैं ऑफर ऑफ सेल। और जो भी चीजें आप इसमें मतलब सेल करने जा रहे हैं, जिस भी डॉक्यूमेंट पे आप लिखेंगे उसको ये लोग कहते हैं, उसको कंपनी में कंपनी टर्म्स में कहा जाएगा डीम्ड प्रोस्पेक्टस। तो जो भी डॉक्यूमेंट अगर आप देखते हैं जहाँ पे शेयर्स के बारे में डिस्कस किया गया है वो डीम्ड प्रोस्पेक्टस है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑफर फॉर सेल टू द पब्लिक इज मेड शैल फॉर ऑल पर्पस बी डीम्ड टू बी अ प्रोस्पेक्टस इशूड बाय द कंपनी इंक्लूडिंग ऑल दीज थिंग्स। इसको आप प्रोस्पेक्टस कहेंगे। अब प्रोस्पेक्टस में भी क्या है, जो अलॉटमेंट होना चाहिए, एन अलॉटमेंट ऑफ और एन एग्रीमेंट टू अलॉट सिक्योरिटीज ऑफर्ड फॉर सेल टू द पब्लिक, इट इज शोन। जो ऑफर डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं, जिस डॉक्यूमेंट यानी प्रोस्पेक्टस पे दिया है, तो वो जो सिक्योरिटीज होना मतलब अलॉट होनी चाहिए, दैट शुड बी मेड विद इन 6 months आफ्टर द अलॉटमेंट और एग्रीमेंट टू अलॉट। तो जो ऑफर आपको दिया गया, सपोज कोई आज ऑफर दिया गया तो उसके 6 month के अंदर अंदर सारा अलॉटमेंट हो जाना चाहिए। क्लॉज बी में क्या बोल रहा है कि जब ऑफर जिस डेट पे बना दिया गया कंपनी को, तो उस टाइम पे सारा कंसिडरेशन जो भी रिसीव होना था टू बी रिसीव बाय द कंपनी, वो अभी भी रिसीव नहीं हुआ है। मींस अभी तक हुआ नहीं है, तभी तो आप ऑफर दे रहे हैं कि आपने ऑफर दिया, कुछ प्राइस आ गया होगा, कुछ नहीं आया। अब 26 में एक्चुअली में यही बता रहा है, मैटर्स टू बी स्टेटेड इन प्रोस्पेक्टस। तो क्या क्या दिया जाता है वो आप बस रीड कर लीजिएगा एक बार। सेक्शन 26 का सबसेक्शन 4 आप देख लीजिए, जहाँ पे बात किया गया है कि जो प्रोस्पेक्टस है वो एक बार डिलीवर करना पड़ेगा आपको रजिस्ट्रार को। नो प्रोस्पेक्टस शैल बी इशूड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी इन रिलेशन टू एन इंडेंटेड company unless before the date of its publication, unless on or before the date of publication there has been delivered to the registrar for filing a copy signed by every person whose name is mentioned in the prospectus। जो आप ऊपर देखेंगे कि मतलब सबका साइन और ड्यूली ऑथराइज होना चाहिए। सबसेक्शन 5 में एक्सपर्ट की बात कर रहा है, एक्सपर्ट की कंसेंट होनी चाहिए, और कंसेंट अगर दी गई है विड्रॉ कर सकता है, बट विड्रॉ भी कब करेगा? प्रपोजल से पहले। ठीक है, क्योंकि देखिए अगर आपने प्रपोजल दिया हैज गिवन इज रिटर्न कंसेंट, तो जब आप ऑफर दे रहे हो, ही हैज नॉट विड्रॉन सच कंसेंट बिफोर द डिलीवरी ऑफ अ कॉपी ऑफ द प्रोस्पेक्टस टू द रजिस्ट्रार फॉर फाइलिंग। मींस अगर वो कंसेंट वापस अपनी लेना चाहता है, कोई फ्रॉडुलेंट उसको लगता है कि इसमें कुछ गलत हो रहा है या उसकी सुन नहीं रहे हैं, तो वो विड्रॉ भी कर सकता है अपने कंसेंट, बट बिफोर फाइलिंग विद रजिस्ट्रार। उसकी रजिस्ट्रार से फाइलिंग से पहले आप अपना एक्सपर्ट अपना कंसेंट वापस ले सकता है। और सबसेक्शन 8 में ये बात कर रहा है, नो प्रोस्पेक्टस शैल बी वैलिड। वो वैलिड तब कितने टाइम के लिए होगा, उसमें अभी बताया गया कि इफ इट इज इशूड मोर देन 90 days आफ्टर द डेट ऑन विच अ कॉपी thereof is delivered to the registrar under subsection 4। तो अब कैसे बात कर रहा है कि सपोज कीजिए किसी ने फर्स्ट अगस्त को एक प्रोस्पेक्टस इशू किया और वो रजिस्ट्रार को डिलीवर किया, पब्लिकेशन हुआ, पब्लिकेशन के टाइम पे रजिस्ट्रार को दिया। तो अब अगस्त, सितंबर,
अक्टूबर, ये 3 मंथ्स तक ही आपका जो प्रोस्पेक्टस है वो वैलिड माना जाएगा, क्योंकि ये बोला नो प्रोस्पेक्टस शैल बी वैलिड इफ इट इज इशूड मोर देन 90 days आफ्टर द डेट ऑन विच अ कॉपी हैज बीन डिलीवर्ड टू द रजिस्ट्रार। मतलब 1 नवंबर को अगर कॉपीज पहुंच गई है, 1 अगस्त को अगर कॉपी रजिस्ट्रार के पास पहुंच गई है, उसने फाइलिंग कर ली है, तो 90 डेज तक आपका प्रोस्पेक्टस जो वैलिड रहेगा। सेक्शन 27 में बात करता है वेरियस इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ऑब्जेक्ट इन प्रोस्पेक्टस। एक्चुअली में क्या होता है कि जब शेयर्स इशू किए जाते हैं तो कंपनी का एक ऑब्जेक्ट रहता है कि वो मार्केट में लगाना चाहते हैं या कुछ अपने लिए बिजनेस एक्सपैंड करना चाहते हैं। सपोज कीजिए कोई ऑब्जेक्ट है कि मतलब हम लोग का इस पार्ट में भी इन्वेस्टमेंट करना है। सपोज कीजिए जैसे कोई जैसे स्विगी है उसका क्या प्लेटफॉर्म है, वो ऑनलाइन फूड डिलीवर करता है। ठीक है, साथ साथ में स्विगी ने सपोज कीजिए कोई एक और ब्रांच ओपन की अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को एक्सपैंड करने के लिए, तो वो ऑब्जेक्ट देगा आपने जब पब्लिक ऑफर देगा तो वही ऑब्जेक्ट वो मेंशन करेगा कि हमारा अभी जो ये फंड्स हम रेज कर रहे हैं इसका हमारा ये मोटिव है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ये आपको मेंशन करना पड़ेगा। क्या लेकिन क्या वो ऑब्जेक्ट चेंज किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन उसमें टर्म्स एंड कंडीशन फिर से कंपनीज एक्ट में दी गई है फॉर द सेफ्टी ऑफ द शेयर होल्डर, यानी कि पब्लिक की सेफ्टी के लिए। कंपनी शेल नॉट एट एनी टाइम वेरी द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रिफर्ड इन प्रोस्पेक्टस और ऑब्जेक्ट फॉर विच द प्रोस्पेक्टस वाज इशूड। मैंने जैसे बताया कि आप उनका एक ऑब्जेक्ट रहेगा, वो जिस ऑब्जेक्ट के लिए वो इशू किया है वो ऑब्जेक्ट चेंज ऐसे नहीं कर सकते, बट सब्जेक्ट टू द अप्रूवल और एक्सेप्ट सब्जेक्ट टू एन अथॉरिटी गिवन बाय द कंपनी इन जनरल मीटिंग बाय वे ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन। और जो नोटिस होगा, जिस नोटिस की बात कर रहे हैं रेजोल्यूशन में, ठीक है, रेजोल्यूशन टू शेयर होल्डर्स, वो पब्लिकेशन होगा एक इंग्लिश में और 1 वर्नाक्युलर लैंग्वेज में। वर्नाक्युलर से क्या मीनिंग है कि मतलब जिस जगह पे आपकी जो रीजनल लैंग्वेज है उसमें पब्लिकेशन की बात करना है। ये नहीं बोल रहा है कि वो हिंदी में एक इंग्लिश एक हिंदी, अगर आपके हिंदी स्टेट है तो हिंदी में होगा, अगर आपका कोई ऐसा रीजनल लैंग्वेज है जहाँ पे कोई रीजनल लैंग्वेज बहुत ज्यादा बोली जाती है तो आपको उसमें पब्लिश करना पड़ेगा। सच कंपनी शेल नॉट यूज एनी अमाउंट रेज बाय इट थ्रू प्रोस्पेक्टस फॉर बाइंग, ट्रेडिंग और अदरवाइज डीलिंग इन इक्विटी शेयर ऑफ एनी अदर लिस्टेड कंपनी। मतलब कि अब आपने ऑब्जेक्ट तो चूज किया था, आपने चेंज भले ही कि आपने मनी रेज भी कर लिया, तो आप दूसरी कंपनी के शेयर्स नहीं खरीद सकते, ट्रेडिंग नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये चीजें आपके ऊपर थोड़ी सी रेस्ट्रिक्शन इस एक्ट के थ्रू दी गई है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट देख के किसी शेयर होल्डर ने कंपनी में इन्वेस्ट किया था तो उनके पास भी एक ऑप्शन रहता है, द डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स हु हैव नॉट एग्रीड टू द प्रपोजल, मतलब जो टर्म्स एंड कंडीशन चेंज करी है, शैल बी गिवन एन एग्जिट ऑफर, मतलब उनके पास एक एग्जिट ऑफर दिया होना चाहिए कि मतलब हम लोग इसमें एग्री नहीं करते हैं तो हमें एक ऑप्शन दिया जाना चाहिए। और बाय प्रोमोटर्स और या फिर कंट्रोलिंग शेयर होल्डर्स, या तो प्रोमोटर्स या फिर कंट्रोलिंग शेयर होल्डर्स। कंट्रोलिंग शेयर होल्डर से मीन्स क्या है, जिनका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है, उनके पास बहुत ज्यादा शेयर्स है, तो उनकी ये बात कर रहा है। और एट सच एग्जिट प्राइस, मतलब उनको एक एग्जिट प्राइस भी दी जानी चाहिए। नहीं तो एग्जिट प्राइस क्यों देनी चाहिए? जैसे सपोज कि एबीसी कंपनी है, उसके ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसका ऑब्जेक्ट है बिजनेस को एक्सपेंड करने का। अभी एक्सपेंड मतलब क्या, बिजनेस को एक्सपेंड कर रहे हैं, सपोज वो एक स्टेट में काम कर रहा था, अभी दूसरे स्टेट में भी उसको काम करना है, तो एक्सपेंड करने के लिए उसने फंड उठाया। अभी जो शेयर होल्डर्स थे जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है, उन्होंने बोल दिया कि ठीक है हम इन्वेस्ट करेंगे। अब सपोज कीजिए, क्योंकि हर एक शेयर का एक प्राइस होता है, सपोज उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट जब करी थी तो 400 रुपीज की करी थी, लेकिन आज के टाइम पे उस शेयर किसी रीजन से, जैसे मान लीजिए आपने ऑब्जेक्ट चेंज किया, मार्केट फ्लक्चुएट बहुत जल्दी होता है, तो सपोज कीजिए उसका प्राइस आज के टाइम पे 300 हो गया, तो एटलीस्ट उनको लॉस हो गया। तो एग्जिट प्राइस किस लिए दिया जाना चाहिए कि मतलब एटलीस्ट उनको कुछ ऑप्शन दिया जाए कि हाँ अभी आप जो एग्जिट कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा प्राइस जो है बेनिफिट मिलेगा। जरूरी नहीं है ऐसा, बट फॉर एग्जाम्पल से आपको मैं समझा रहा हूँ कि अगर सपोज कीजिए कोई शेयर इतने 400 रुपीज का था, उनका ऑब्जेक्ट उन्होंने चेंज किया, उसकी वजह से मार्केट जो है डाउन हुआ, और जो शेयर होल्डर जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया उनको ये ऑब्जेक्ट चेंज करना पसंद नहीं आया था, तो एक कंपनी को एक एग्जिट प्राइस भी देना पड़ेगा। सेक्शन 28 को ऑफर ऑफ सेल की बात करी, जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे जैसे मान लीजिए प्रोमोटर्स, उनके पास बहुत सारे शेयर्स होते हैं, ठीक है, व्हेन सर्टेन मेंबर्स ऑफ अ कंपनी प्रपोज इन कंसल्टेशन विद द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स
to offer whole or part of their holding of shares to the public, they may do so by giving a prospectus. वो भी मतलब जो वो लोग इशू करेंगे या कुछ भी पेपर पब्लिकेशन भी कुछ भी करते हैं वो भी डीम्ड प्रोस्पेक्टस माना जाएगा, लेकिन उसको हम ऑफर फॉर सेल नहीं, ऑफर ऑफ सेल बोलेंगे. एनी डॉक्यूमेंट बाय विच द ऑफर ऑफ सेल इज मेड शैल बी डीम्ड टू बी अ प्रोस्पेक्टस इशूड बाय द कंपनीज. ठीक है, कंपनीज के जैसे कंपनीज ने इशू किया है वैसे माना जाएगा. ऑल लॉज एंड रूल्स मेड देयर अंडर एज टू द कंटेंट्स ऑफ द प्रोस्पेक्टस एज टू लायबिलिटी, और ये सारी चीजें जो आपने ऊपर रीड करी, आप जो रीड करेंगे वो सारी एप्लीकेबल होगी. सबसेक्शन 3 में क्या कह रहा है कि जो भी मेंबर या इंडिविजुअल या बॉडी कॉर्पोरेट या सब लोग जिनके शेयर वो लोग प्रपोज कर रहे हैं पब्लिक को सेल करने के लिए, वो कंपनी को भी कलेक्टिवली ऑथराइज कर सकते हैं. किस लिए? वो जो भी मतलब ऑफर फॉर सेल या जो भी प्रोसीजर है वो कंपनी उनके बिहाफ पे करेगी. एंड दे शैल रियम्बर्स द कंपनी एट ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय इट ऑन दिस मैटर, क्योंकि सेल तो आप कर रहे हैं, कंपनी तो नहीं कर रही है. तो उस केस में क्या होगा कि आपको कंपनी को रियम्बर्स करना पड़ेगा. अभी ऑफर ऑफ सेल और फॉर सेल में एक डिफरेंस क्या है कि जैसे कि मान लीजिए कंपनी क्या करेगी, एक इंटरमीडियरी को बोल देगी कि आप हमारे शेयर्स को मार्केट में सेल कीजिए. तो कंपनी एक इंटरमीडियरी को दे देगी, इंटरमीडियरी ऑफर फॉर सेल देगा, प्रोस्पेक्टस इशू करेगा और वो फिर शेयर होल्डर को जो भी शेयर है वो देगा. तो इसमें क्या हो जाता है, ये आता है ऑफर फॉर सेल में, ये हो गया ऑफर फॉर सेल. लेकिन 28 में क्या हो गया कि इंटरमीडियरी नहीं है, कंपनी नहीं है, कंपनी को सिर्फ बोल दिया गया कलेक्टिवली कि हमारी तरफ से आप शेयर्स जो है सेल कीजिए. तो ये जो हम केस बात कर रहे हैं ये आ गया सेक्शन 25 का. ठीक है, और ऑफर ऑफ सेल में ऑफर आप कंपनी नहीं दे रही है, कंपनी को आप बस कलेक्टिवली अगर बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं, और कंपनी आपके लिए सब कुछ करेगी, प्रोसीजर सारा रहेगा, जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो आप कंपनी को रियम्बर्स करेंगे, क्योंकि कंपनी सेल नहीं कर रही है पब्लिक को कंपनी सेल नहीं कर रही है, जो भी मेंबर हैं वो पब्लिक को सेल कर रहे हैं. और सेक्शन 29 क्या है, पब्लिक ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज टू बी इन डीमटेरियलाइज फॉर्म, एवरी कंपनी शैल मेक पब्लिक ऑफर. और ये जो भी अब डीमटेरियलाइज से क्या मतलब था कि जो आप डीमेट अकाउंट अगर आप सुनते होंगे, जो डीमेट अकाउंट जैसे बैंक का एक सेविंग बैंक अकाउंट होता है, वैसे उसी तरीके से सिक्योरिटीज मार्केट के लिए एक डीमेट अकाउंट बनाया गया है. डीमेट अकाउंट पहले क्या होता था कि एक ऐसा लेटर जैसा देंगे, वो लेटर में आपके सारा चीजें कंटेंट रहेगा कि आपने इतने शेयर होल्डर किए हुए हैं. अगर आपका ये मिसप्लेस हो जाता है तो जिसके पास ये होगा, जो भी इसका होल्डर होगा वो ही इसका ओनर हो जाएगा. लेकिन डीमेट के आने से क्या होगा, आपका पूरा केवाईसी होगा, आपके जितने भी शेयर्स होंगे वो सारे उस डीमेट अकाउंट में शो करेंगे. ठीक है, तो इनकेस अगर आप अपना आईडी पासवर्ड कुछ भी भूल जाते हैं तो भी वो इसी डीमेट अकाउंट में सेफ रहेगा, वो कोई इसका ओनर नहीं बन सकता. यहाँ पे आप नॉमिनी भी बोल सकते हैं. आज के टाइम पे नॉमिनी इज मैंडेटरी, आपको नॉमिनी देना ही पड़ेगा. ठीक है, 30 में बोल रहा है एडवर्टाइजमेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस, और 31 देखिए, 31 सेल्फ प्रोस्पेक्टस और 32 रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस. को याद करने का मैंने आपको ट्रिक बताया है. देखिए, जब आर और एस आपने रीजनिंग में पढ़ा है, आर आता है 18, एस आता है 19, तो जो ग्रेटर नंबर है वो पहले आएगा सेक्शन में. तो आप याद कर लीजिए कि सेल्फ प्रोस्पेक्टस स्टार्ट हो रहा है एस से, एस ग्रेटर है पहले आएगा, यानी उसका सेक्शन जो है 31. अब सेल्फ प्रोस्पेक्टस से आप सेल्फ नाम सुन के ही समझ सकते हैं कि एक शेल्फ है, उस पर एक प्रोस्पेक्टस आपका रखा हुआ है, तो आप उसको यूज कर सकते हैं. आप कितने साल तक यूज कर सकते हैं? 1 साल तक आप उसको यूज कर सकते हैं. ठीक है, कौन करेगा? कोई क्लास ऑफ कंपनी जो कि किसने ऑथराइज करी है? बाय सेबी. सेबी ने रेगुलेशन इस बारे में बनाया है, जो कि दिस पीपल कैन फाइल सेल्फ प्रोस्पेक्टस. हर कंपनी को ये ऑफर नहीं, हर कंपनी के पास ये चीज नहीं दी गई है. क्लास ऑफ कंपनीज वो किसने बताई है? सेबी ने बताई है. और कितने टाइम तक रहेगा? पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर. कब से? एज द पीरियड ऑफ वैलिडिटी ऑफ प्रोस्पेक्टस शैल कमेंस फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ द फर्स्ट ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज. मतलब जो फर्स्ट डेट पे आपने सिक्योरिटी ओपन करी है वहां से उसका जो टाइम पीरियड है शुरू हो जाएगा.
and in respect of a second or subsequent offer of such security issued during the period of validity, no further prospectus is required. जैसे मैंने आपको बताया कि सेल्फ प्रोस्पेक्टस का मतलब ही है कि देखो शेल्फ है, शेल्फ पे आपने एक बुक की तरह रख दिया, आपने बुक लिफ्ट किया, आपने बुक पढ़ा और वापस शेल्फ में रख दिया। उसी तरीके से प्रोस्पेक्टस है, आपने इशू किया और आपने उसको दोबारा यूज किया और इशू किया। लेकिन इसमें क्या होता है कि अब आपने जब बार बार ऐसे यूज किया तो उसमें क्या होता है, अब क्योंकि देखिए कि आपके शेयर होल्डर जो चेंज होंगे, आपने सपोज पहले 100 थे शेयर, अभी आपके 200 हो गए, फिर 300 हो गए, ठीक है। तो आप जो भी इसमें चेंजेस होंगे वो आपको बताना पड़ेगा। आप चेंजेस कैसे बताना पड़ेगा, जैसे कि मान लीजिए कि आपने एक फर्स्ट ऑफर दिया, ठीक है, यहाँ से 2 मंथ्स बाद आपने फिर से ऑफर दिया, ठीक है। तो जब आपने ऑफर दिया तो यहाँ पे जो चेंजेस हुए होंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, आपको वो भी रजिस्ट्रार को बताना पड़ेगा कि हमारे जो अभी कंपनी की जो पोजीशन है, फाइनेंशियल पोजीशन है, वो चेंज हुई है। सिमिलरली अगर 3 मंथ्स बाद आपने फिर से एक ऑफर दिया है, तो अब आपको यहाँ से पोजीशन नहीं बताना, आपको पोजीशन यहाँ से बताना है, जो आपका फर्स्ट ऑफर होगा यहाँ से लेके यहाँ तक आपका कितना चेंजेस हो गया। पहले क्या था, आपने फर्स्ट ऑफर दिया, सेकंड ऑफर दिया, यहाँ तक के चेंजेस आपने रजिस्ट्रार को बता दिया। अब आपका जो चेंजेस होता है आपको फर्स्ट से लेके यहाँ तक बताना है। तो जब तक आपके 1 ईयर में आप जितनी बार अलॉटमेंट करेंगे, उसके बाद जो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन होगी वो फर्स्ट ऑफर से लेके जहां पे आपका फर्स्ट ईयर 1 ईयर कंप्लीट होता है, या सपोज कीजिए लास्ट ऑफ ऑफर करते हैं, सपोज आप 7th मंथ तक ही ऑफर करते हैं, उसके बाद आप नहीं करते हैं रिमेनिंग टाइम के लिए, तो आपको 7th मंथ के बाद तक जितने भी फाइनेंशियल पोजीशन आपकी चेंज, जितनी बार आपकी फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हुई है वो आप देखिए, फर्स्ट से लेके 7th मंथ तक आपने जितना भी इशू किया है वो आपको बताना पड़ेगा। किसको बताना पड़ेगा, जैसे कि हमने बताया आपको रजिस्ट्रार को बताना पड़ेगा। और जहां पे इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम इज फाइल्ड, मतलब कुछ एडिशनल चीजें उसमें डाल के, एवरी टाइम एन ऑफर ऑफ सिक्योरिटी इज मेड, सच मेमोरेंडम टुगेदर विद सेल्फ प्रोस्पेक्टस शैल बी डीम्ड टू बी अ प्रोस्पेक्टस। अब रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस का डिफरेंस क्या है और शेल्फ में प्रोस्पेक्टस क्या है। शेल्फ में आप यूज कर रहे हैं, आपने प्राइस दे दिया, शेयर्स बता दिया, लिमिट बता दी, मिनिमम चीजें बता दी कि मिनिमम शेयर्स कितना है। सपोज कीजिए आपने 1 लाख शेयर इशू करना था 10 रुपीज का, ठीक है, आपने मिनिमम बता दिया कि अगर सपोज आपने फॉर एग्जांपल 1 लाख शेयर जो है इशू करे मार्केट में एट 10 रुपीज के, ठीक है। तो जब आपने मिनिमम दे दिया कि एटलीस्ट 80,000 जो शेयर है आपके वो जो अलॉट हो जाएंगे, तभी आप मार्केट में अलॉट करेंगे। तो यह सारी चीजें आपको शेल प्रोस्पेक्टस वगैरह में लिखनी पड़ती है। रेड हेरिंग में क्या है, आप एक तरीके से बिड रेस कर रहे हैं कि भाई अब आप बताइए कि हमारे मार्केट की प्राइस कैसी है। जैसे स्विगी का एग्जांपल ले लीजिए, तो स्विगी ने भी कुछ दिया होगा, जैसे मान लीजिए 300 से लेके 400 तक उन्होंने रेंज दे दिया कि हमारा जो ये रेंज है, अब आप बिड डालिए। तो अब पब्लिक इस पे बिड डालेगी कि हाँ हमारा जो ये आपका जो शेयर है, हम इतनी इसकी वैल्यू दिखा रहे हैं, या इतनी आपकी वैल्यू है, ठीक है। A company proposing to make an offer of security may issue a red herring prospectus prior to the issue of prospectus, ठीक है। prospectus ये भी रहेगा, पर ये जो आपकी सारी डिटेल्स वाली prospectus है उससे पहले रेड हेरिंग आप देंगे। जो प्रपोज कर रही है टू इशू अ रेड हेरिंग prospectus, वो फाइल करेगी 3 डेज पहले रजिस्ट्रार के पास कि हम लोग जो है अपना जो सब्सक्रिप्शन है वो ओपन करने जा रहे हैं, वो ऑफर करने जा रहे हैं। जितनी भी उनकी ऑब्लिगेशन है वो सेम रहेगी, shall carry the same obligation, ठीक है, as applicable to a prospectus, and any variation between red herring prospectus and a prospectus shall be highlighted in variation in the prospectus। अब क्योंकि आपने रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इशू किया, आपके फाइनेंशियल पोजीशन फिर से चेंज होगी, तो आप सेक्शन 4 में जो भी चीजें आप जो भी डिटेल्स आपकी रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में मेंशन नहीं थी, मोस्टली प्राइस की बात करता है कि प्राइस जो है मेंशन नहीं होगी क्योंकि बिड है, ठीक है। तो आपको वो चीजें रजिस्ट्रार के साथ फाइल करनी पड़ेगी और सेबी के पास करना पड़ेगा। अभी देखिए एक्सप्लेनेशन में बताया गया कि रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस मीन्स अ प्रोस्पेक्टस विच डज नॉट इंक्लूड कंप्लीट पर्टिकुलर्स ऑफ क्वांटम। क्वांटम मीन्स कितना शेयर आप देना चाह रहे हैं, या वॉल्यूम बताने की बात कर रहे हैं। प्राइस ऑफ द सिक्योरिटीज इंक्लूडेड देयर इन, ठीक है, आप प्राइस भी नहीं बता रहे हैं, ठीक है। आप सपोज कीजिए इसमें अगर मान लीजिए 380 किसी ने बिड दिया,
तो अलॉट करना चाह बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करता है, ये भी चीज मैं बता देता हूँ। अगर किसी ने 380 में बिड किया, किसी ने 390 में किया, अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करेगा कि क्या 380 वाले को भी देना है क्या नहीं देना है। ठीक है, तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करके उनको अलॉट करेगा। अब सेक्शन 33 में क्या कह रहा है, फॉर्म्स ऑफ सिक्योरिटी, मतलब इसमें नो फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन फॉर द परचेज ऑफ एनी सिक्योरिटी ऑफ अ कंपनी शैल बी इशूड अनलेस अकम्पनीड बाय एन एब्रिज प्रोस्पेक्टस। एब्रिज प्रोस्पेक्टस हमने पढ़ा था, कोई भी मेमोरेंडम जो कि टर्म्स एंड कंडीशन किसकी फुलफिल करता है, जो सेबी ने दी गई है, सेबी ने रेगुलेशन जो दी गई है। और इन्होंने एग्जम्पशन दी है कि ये किस चीज में अप्लाई नहीं होगा, व्हेन इन कनेक्शन विद अ बोनाफाइड इन्विटेशन टू अ पर्सन टू एंटर इनटू अंडरराइटिंग एग्रीमेंट। ठीक है, इसमें हमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। और इन रिलेशन टू सिक्योरिटीज नॉट ऑफर टू पब्लिक, ये किसकी बात कर रहा है, प्राइवेट प्लेसमेंट की बात कर रहा है। और कॉपी ऑफ प्रोस्पेक्टस जो भी मांग रहे हैं उसका बिफोर क्लोजिंग ऑफ द सब्सक्रिप्शन लिस्ट एंड द ऑफर बी फर्निश्ड टू हिम, उसको आपको देनी पड़ेगी। कोई भी डिफॉल्ट होगा तो पेनल्टी रहेगी। यहाँ पे आप देखिए 34 में क्रिमिनल लाइबिलिटी की बात कर रहा है, 35 में सिविल लाइबिलिटी की बात कर रहा है। आप रीड कर लीजिएगा इसको एक बार। यहाँ पे फ्रॉडुलेंटली इंड्यूसिंग पर्सन टू इन्वेस्ट मनी, ठीक है, ये उसकी बात होगी। पनिशमेंट फॉर पर्सोनेशन फॉर एक्विजिशन। अभी क्या है कि जब आप कोई भी फंड आप अप्लाई करते, कोई भी शेयर अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपका पैन कार्ड जो है इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप उसको अगर जैसे आप मान लीजिए अलग अलग नाम से इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये भी गलत है। ठीक है, आप अलग अलग नाम से या डिफरेंट डिफरेंट पैन कार्ड नाम बना के इस तरीके से भी आप नहीं कर सकते। सेक्शन 39 में बात कर रहे हैं अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज बाई कंपनी की, कैसे अलॉटमेंट करना है। ठीक है, अलॉटमेंट मैंने आपको बताया कि कोई भी अलॉटमेंट नहीं होगी जब तक वो मिनिमम अमाउंट जो उन्होंने मेंशन की है वो सब्सक्राइब हो गई है। और साथ ही साथ क्या कह रहा है, जो सम पेएबल है वो भी रिसीव हो गई है, रिसीव बाय द कंपनी। ठीक है, मतलब जितना अमाउंट बोल रहे हैं एटलीस्ट उतना तो आपका पैसा जो है शेयर्स का आ गया, तभी आप अलॉट करेंगे। और ये क्या है, द अमाउंट पेबल ऑन एप्लीकेशन ऑन एवरी सिक्योरिटी शेल नॉट बी लेस देन 5% ऑफ द नॉमिनल अमाउंट ऑफ द सिक्योरिटी। तो जो भी आपने सिक्योरिटी आपने रेस कर मतलब लिस्ट करी है, ऑफर करी है, उसका 5% तो एटलीस्ट आना चाहिए। और सच अदर परसेंटेज और अमाउंट एज स्पेसिफाइड बाय सेबी, सेबी क्योंकि रेगुलेट कर रहा है तो सेबी स्पेसिफाई कर सकते हैं। बट इन केस अगर आपको इतना मिनिमम भी नहीं मिला तो, और किसी ने पैसे भी दिए हैं, सपोज कीजिए मैंने ही एक स्विगी के लिए अलॉटमेंट के लिए मैंने इन्वेस्ट किया, अब मुझे अलॉट भी नहीं हुआ, मिनिमम सपोज कीजिए मिनिमम आया ही नहीं है, मिनिमम मिनिमम रिक्वायरमेंट जो अमाउंट थी वो भी नहीं आया है, तो अब क्या मुझे मेरा पैसा मिलेगा, हाँ आपको जैसे मुझे जो मिलेगा तो कब मिलेगा, मिनिमम इफ स्टेटेड मिनिमम अमाउंट हैज नॉट बीन सब्सक्राइब, sum payable on application is not received within a period of 30 days from the date of issue of the prospectus, such other period as may be specified by SEBI, the amount received under subsection 1 shall be returned within such time as manner may be प्रिस्क्राइब। 30 डेज के अंदर आपके पास अमाउंट आ जाना चाहिए। अगर नहीं आता है तो आपको रिफंड करना पड़ेगा। रिफंड जैसे जो टाइम पीरियड दिएगा, अगर रिफंड नहीं कर पाते हैं आप तो उसमें भी पेनल्टी या मतलब आप ये कह लीजिए कि एक्स्ट्रा आपको देना पड़ेगा, कंपनी को देना पड़ेगा 12% इंटरेस्ट के तरीके से, 12% इंटरेस्ट पर। अब सिक्योरिटीज टू बी डेल्ट विद इन स्टॉक एक्सचेंजेस, मैंने आपको जैसे बताया जैसे एनएससी बीएससी और भी बहुत सारे मार्केट्स हैं जो हमें, और भी सिक्योरिटी एक्सचेंजेस हैं जो हमें पता नहीं है, बट ये दो इम्पोर्टेंट है। साथ में आपने कमोडिटीज के लिए भी सुना होगा, एमसीएक्स वगैरह। ठीक है, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। ठीक है, तो ये कुछ नहीं, जैसे मार्केट हमारा इंडियन हो गया, मार्केट बाहर अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट की बात कर रहे हैं। अब आ गया प्राइवेट टू, जो कि कह रहा है प्राइवेट प्लेसमेंट। अब क्योंकि पब्लिक भी कर सकता है प्राइवेट भी कर सकता है, तो इन्होंने बता दिया कि कौन कर सकता है। ये वाले प्रोविजन जो है सारे प्राइवेट प्लेसमेंट पे लगेगा। और आप इसको पब्लिक को नहीं कर सकते, तो हैव टू बी आइडेंटिफाइड, मतलब आपको आइडेंटिफाई करना है, बोर्ड को आइडेंटिफाई करना है कि किसको हमें प्लेसमेंट जो है मतलब शेयर अलॉट करने हैं। और ये शेल नॉट एक्सीड 50 और सच हायर अमाउंट एज में भी सच हायर नंबर एज में भी प्रिस्क्राइब, मिले 50 लोगों को देना है। और जैसे मैंने बताया कि अगर वो मेंबर्स एक्सीड कर जाते हैं, यानी टर्म्स एंड कंडीशन एक्सीड करे, इसमें मैंने 50 मेंबर्स बोला, जैसे पढ़ा हमने 50 मेंबर्स है, 50 मेंबर्स से ज्यादा अगर एक्सीड कर दिया तो ये पब्लिक ऑफर माना जाता है। ठीक है, अब इसमें एक्सक्लूड करेंगे किसको, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर और साथ में इनके एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी बीइंग ऑफर्ड सिक्योरिटीज अंडर अ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, मतलब इसको ईसॉप भी बोल सकते हैं।
तो ये जो चीजें हैं इसमें एक्सक्लूड की गई है। अब प्राइवेट प्लेसमेंट इन्होंने एक्सप्लेन किया, ऑफर और इन्विटेशन टू सब्सक्राइब इश्यू सिक्योरिटीज टू सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन। कौन करेगा? बाय कंपनी। कौन कंपनी में कौन करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का पावर है। अदर देन बाय वे ऑफ पब्लिक ऑफर। पब्लिक ऑफर नहीं है ये, ठीक है, प्राइवेट प्लेसमेंट है। क्वालिफाइड लोगों को आइडेंटिफाई करके उन लोगों को दिया गया, अदर देन क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, और साथ में ईसॉप भी इन्होंने साइड में रखा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन 3 में वही बोल रहा है, कोई भी अलॉटमेंट अगर कहते हैं मोर देन नंबर ऑफ पर्सन इसमें लिख दिया है, ठीक है। अगर आप कोई भी कंडीशन अगर आप मतलब आप जैसे इसमें बोल दिया कि ज्यादा लोगों को दे दिए क्या, तो ठीक है, वेदर द पेमेंट फॉर द सिक्योरिटीज हैज बीन रिसीव्ड और नॉट, whether the company intends to list its securities or not on any recognized stock exchange, ठीक है, और outside India, the same shall be deemed to be an offer टू दी पब्लिक। अब पब्लिक को ही माना जाएगा कि आप पब्लिक ऑफर दे रहे हैं, ना कि प्राइवेट प्लेसमेंट दे रहे हैं। अब ये बता दिया कि कैसे पेमेंट करना है, थ्रू चेक। और ये लोग, कंपनी शैल नॉट यूटिलाइज द मनीज रेज्ड थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट अनलेस अलॉटमेंट इज मेड एंड रिटर्न द अलॉटमेंट फाइल विद रिटर्न ऑफ द अलॉटमेंट इज फाइल विद द रजिस्टर्ड एज पर सेक्शन सबसेक्शन 8, ठीक है। आप नो फ्रेश ऑफर और इन्विटेशन अंडर दिस सेक्शन शैल बी मेड unless the allotment with respect to any offer or invitation made earlier has been completed or withdrawn or abandoned by the company। मतलब सबसेक्शन 5 में क्या कह रहा है, फर्दर आप नहीं कर सकते जब तक आपने जो पहले इशू किया आपका प्रोसीजर वही खत्म नहीं हुआ, या आपने विड्रॉ नहीं किया, या अबेंडन नहीं किया। अबेंडन कब करेंगे? जैसे मान लीजिए आया ही नहीं, शेयर का ऑफर ही नहीं आया, तो फिर अबेंडन करना पड़ेगा। अब क्या बोल रहा है, कंपनी मेकिंग एन ऑफर और इन्विटेशन अंडर दिस सेक्शन शैल अलॉट इट्स सिक्योरिटीज विद इन 60 डेज। जैसे वहां पे 30 डेज तक की बात है कि 30 डेज में आ जाना चाहिए, नहीं तो रिफंड करना पड़ेगा। यहाँ पे 60 डेज में आ जाना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे अगर 60 डेज के बाद नहीं आया तो आपको एक्चुअली रिपे भी करना है 15 डेज में, ठीक है। और अगर आप 50 डेज कहाँ से स्टार्ट होगा, जैसे कि मान लीजिए कोई पर्टिकुलर डेट है, जैसे मान लीजिए 1 जून को, यहाँ से 60 डेज में आपको अलॉट कर देना चाहिए था, बट अलॉट नहीं हुआ क्योंकि नहीं आया, ठीक है। फ्रॉम द एक्सपायरी डेट, मतलब ये 60 डेज जहाँ से कंप्लीट हो, यहाँ से 15 डेज के लिए टाइम है आपको रिफंड करने के लिए। अगर आप रिफंड नहीं करते हैं तो कहाँ से टाइम शुरू होगा? यहाँ से शुरू होगा कि यहाँ से शुरू होगा, या यहाँ से शुरू होगा आपका? क्योंकि जैसे पेमेंट यहाँ तक इस डे से कर देना चाहिए था, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ से शुरू होगा या फिर यहाँ से शुरू होगा, क्योंकि आपको करना था यहीं तक, सिक्योरिटी अलॉट करना था, ठीक है। यहाँ पे तो ये डेडलाइन दे दिया गया आपको कि यहाँ पे आपको पेमेंट कर देनी थी, आपको पेनल्टी देना पड़ेगा यहाँ से, जहाँ पे आपका अलॉटमेंट भी नहीं हुआ था और आपको ये पीरियड के अंदर रिफंड कर देना चाहिए था। यहाँ से आपका जो है ये टाइम स्टार्ट हो जाएगा जहाँ से आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। बोल रहे सेपरेट बैंक अकाउंट में रखेगा, जो भी आपका ऑब्जेक्ट रहा होगा उसी के लिए ही यूज करना है, शेल नॉट बी यूज फॉर एनी अदर पर्पस फॉर अदर देन फॉर एडजस्टमेंट अगेंस्ट अलॉटमेंट, ठीक है, अलॉटमेंट की बात कर रहा है, और फॉर द रिपेमेंट ऑफ द मनीज व्हेन द कंपनी इज अनेबल टू अलॉट इट सिक्योरिटीज। और पब्लिक को आपको बताना नहीं है, क्यों नहीं बताना, डायरेक्ट सी बात है, अगर पब्लिक, क्योंकि पब्लिक ऑफर नहीं है, आप पब्लिक को बताएंगे दैट विल बी ट्रीटेड एज अ पब्लिक ऑफर। And company making allotment under this section shall file it with the registrar a return of allotment within 15 days। और जब डिफॉल्ट होगा तो आपको पेनल्टी लगेगी, ठीक है। सारी पेनल्टीज आप देख लीजिएगा। तो आपका चैप्टर 3 का पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट हो गया है। आप इसको रिवाइज कीजिए इंडेक्स पेज से। इंडेक्स पेज से रिवाइज करने से क्या होगा, आपको सेक्शन समझ में आएगा। 25 और 28 को अच्छे से समझे, अच्छे से उसमें याद करें, दोनों का डिफरेंस समझे। और कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे टेलीग्राम चैनल पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने चैप्टर 1 चैप्टर 2 की आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट जाके देख सकते हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ऑल द बेस्ट।